बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच AMRC में डॉक्टर नुसरत मेहंदी जो यहाँ पधारी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर हैं। और एक सिर्फ यही उनका परिचय नहीं है, उनके एकेडमिक परिचय के लिए मैं चाहता हूँ कि उनके डिटेल्स क्या क्या उन्होंने एजुकेशन कहाँ से सफ़र शुरू किया और आज इस मुकाम पर हैं, कुछ अपने बारे में। हाँ, हमारे बीच नुसरत मेहंदी जी हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने मुंह से कुछ हम लोगों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार। थोड़ा तो आपने बता ही दिया है कि वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और नगीना ज़िला बिजनौर मेरा नेटिव प्लेस है जी। वहीं स्कूलिंग हुई है। दयानंद आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज से मेरी स्कूलिंग हुई जी। फिर उसके बाद में यहाँ आते आते मास्टर्स मेरे हिंदी उर्दू और अंग्रेज़ी में है। PhD मेरी अद्वैत पर है जी। मध्य प्रदेश में ही शादी हुई, सब यहीं पर है परिवार। तो अब मैं मध्य प्रदेश की भोपाल की जी हाँ, बहुत। तो यहीं मेरा सृजन चल रहा है। और सृजन के बारे में आप भी जानते हैं कि मेरा पहला प्यार कहिए तो शायरी ही। हाँ जी, कोई शक नहीं। और शायरी के बाद जो साहित्य की अन्य विधाएं होती हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं साहित्य के विद्यार्थी के रूप में और जिज्ञासा और आनंद के एक यात्री के रूप में मेरा सफ़र चल रहा है। तो थोड़ा बहुत शिक्षा में, थोड़ा बहुत साहित्य में, शायरी में थोड़ा मेरा सब में काम है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, इसीलिए अपने आप को विद्यार्थी ही कहती हूँ। अभी मुझे आपने बताया द्वैत के बारे में, इसके बारे में ज़रा बताइए। मैंने सुना है कि आपने 3 भाषाओं में स्टडी की है और द्वैत पे PhD की है। ये थोड़ा सा मैं डिटेल आपसे जानना चाह रहा था, इसके बारे में डिटेल बताइए। जी बिल्कुल। अद्वैत के बारे में जो मेरी जिज्ञासा जागृत हुई, आपको हैरानी होगी कि यही वो जगह है सागर जी। 2018 में यहाँ पे अद्वैत उत्सव हुआ था जी। पहली बार मैंने वो अटेंड किया यहाँ पर। 3 दिन वो कार्यक्रम चला था, चला तो ज़्यादा दिन था, मैं 3 दिन तक रुकी थी। तो अद्वैत के बारे में जब मैंने पढ़ती मैं हमेशा से रही हूँ, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और दर्शन है उसके बारे में हमेशा ही पढ़ती रही, लेकिन स्पेशली अद्वैत के बारे में मैंने सागर में बहुत कुछ सुना। और फिर यहाँ बहुत सारा लिटरेचर आया हुआ था, वो मैंने पढ़ा लिया और पढ़ा। इससे पहले मैं सूफिज़्म बहुत पढ़ती थी जी। मूलतः सूफिज़्म से पहले जुड़ी थी मैं, अद्वैत से भी पहले जी। तो सूफिज़्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा ये भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन से संबंधित है। अब ये जिज्ञासा जब जागृत हुई तो मैंने बाकायदा उसको पढ़ना शुरू किया। फिर इतनी ज़्यादा मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि मैंने इस विषय को PhD के लिए ही चुन लिया। वेरी गुड। और जब मैंने PhD इस पे किया तो जानते ही हैं कि क्या क्या निकल आता है जब हम शोध करते हैं। तो वही हुआ कि जब सूफिज़्म में हम अनल हक और मंसूर की बात पर पहुँचे, मंसूर ने जब अनल हक कहा था तो मैंने कहा ये तो मुझे ये पता लगा कि ये तो आदि शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि है जी। सही में इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। सर्वम खलविदम ब्रह्म जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये जो कायनात में जर्रे जर्रे में ईश्वर है, अल्लाह है, ये भी अद्वैत की ही देन है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है, नॉन ड्यूअलिटी है, पूरी दुनिया में जिसका इस समय डंका है, भारत में बहुत पहले इसका डंका बज चुका है। तो ये बड़ी एक बहुत ही प्रसन्नता भरी उपलब्धि मुझे लगी और मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया। और निश्चित रूप से जो मेरा शुरू में जिज्ञासा थी वो अंत में ये उपलब्धि बन के मेरे सामने आई शोध के बाद कि ये ज्ञान परंपरा भारतीय ही है जो पूरी दुनिया में फैली है। PhD के माध्यम से मैंने ये पढ़ा कि जो विषय था वो था अद्वैत का वैश्विक अवदान। इसीलिए लिया कि जितनी भी बाद में विचारधाराएं डेवलप हुई, जितने भी दर्शन पूरी दुनिया में डेवलप हुए, उस पर सब पर ये अद्वैत का ही प्रभाव था कि जो वो आज नॉन ड्यूअलिटी की बात कर रहे हैं, वननेस की बात कर रहे हैं, एकत्व की बात कर रहे हैं, एकात्म भाव की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आज इसका बोलबाला है। लेकिन हम 7वीं शताब्दी में आदिशंकर, बल्कि अगर ऋग्वेद से आप बात करें, अद्वैत का जिक्र ऋग्वेद में भी है। आदि शंकराचार्य ने इसका पूरी तरह से इसको का प्रतिपादन किया था। तो आदि शंकराचार्य तक आते आते जो अद्वैत हमारे यहाँ डेवलप हुआ है उसका असर पूरी दुनिया पर है। यही मेरा विषय रहा और यही मेरा उसका निष्कर्ष निकल कर आया है। क्योंकि आप ये देखिए कि रूमी को अगर हम देखें, रूमी पर सबसे ज़्यादा अद्वैत का असर है और रूमी को पूरी दुनिया पढ़ती है, वो बेस्ट सेलर है पूरी दुनिया में। लेकिन कहाँ से गया है ये, जब ये आप निकालने चलिए तो आपको ऐसी अनुभूति होती है
कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद मेरी पुस्तक भी आ गई है, द्वैत से अद्वैत की ओर। वेरी गुड। वो तथ्यात्मक पूरा एक अध्ययन है, वो एक भावनात्मक, उसे मत कहिए कि भावनाओं से जुड़े थे तो हमने कहा कि हम श्रेष्ठ और हम उत्कृष्ट। वहाँ पूरे तथ्य मिलेंगे, पूरी दुनिया के जितने विचारक चिंतक हैं उनके कथन मिलेंगे कि जो ये वाला सूफिज्म है वहदतुल वजूद वाला, मैं इस्लाम को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, मैं सूफिज्म को वहदतुल वजूद जो कि अद्वैत का ही अनुवाद है, वहदतुल वजूद, उसको इसमें शामिल कर रही हूँ। वो पूरी तरह प्रभावित है भारतीय अद्वैत से। वेरी गुड। तो ये एक निष्कर्ष निकल के उससे आया है। बहुत खुशी की बात ये हुई और बाकी हैरत की बात भी है कि मतलब आपका बैकग्राउंड शायद वो तो नहीं रहा होगा जो आपने सब्जेक्ट चुना। मैं जाहिर है कि आप का उर्दू से और उस तरफ से ज़्यादा रुझान रहा। स्टडी के दौरान भी आपने ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर रही होंगी, लेकिन जब आपको एक शोध का विषय चुनना मिला तो आपने एक ऐसा विषय चुना जो वो अपने आप में कहीं कहीं इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी रहती है, या इसका इतना डिटेल है ये कि इसके तह में जाना एक बड़ा मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है जो आपने इतने चुना। सबसे पहली बात तो चुना, फिर उस पर आपने स्टडी किया होगा, फिर इतनी थीसिस लिखी होगी। वाकई मैं तो मतलब सोचता हूँ कि ये चीज़ आनी चाहिए। नहीं, ये बहुत समय की आवश्यकता भी है, समय की आवश्यकता है कि जो सच है वो सच है, जो पुरातन है वो पुरातन है, जो प्राचीन है वो प्राचीन है। और आपने यहाँ भी एक कट्टरवादिता को तोड़ा कि भाई ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें वो हिंदुस्तान की हैं। इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो उधर के स्कॉलर्स हैं जी सूफिज्म से जुड़े हुए, जी, इसको दो हिस्सों में बांटने की बहुत ज़रूरत है। इस्लामिक बिल्कुल अलग है और सूफिज्म का ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है। तो सूफिज्म के जो विचारक और चिंतक हैं वो भी इस बात को खुद भी मानते हैं कि ये भारतीय दर्शन से अद्वैत का जो प्रभाव है सूफिज्म पे आया। वो कैसे आया? जी, सूफिज्म सबसे पहले पूरी दुनिया में गया, हाँ जी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वागत और सत्कार कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की भूमि कहा जाता है इसको, अध्यात्म को यहाँ समझा जाता है। इसलिए सूफिज्म को और मिलती जुलती उनकी परंपराएं और मिलती जुलती उनकी आस्थाएं, इसलिए उनका यहाँ पे वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। फिर उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ लिया, यहाँ के संस्कार, यहाँ के मूल्य, यहाँ की संस्कृति। फिर सूफियों ने बहुत कुछ यहाँ से लिया, जो ऋषि परंपरा का जो एक होता है ना आदान प्रदान, वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ एक इम्तिजाज, एक संगम बन गया। क्या बात है। तो ये उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है बहुत अच्छा कि ये हमारा वेदांत से आया हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ वेदांत से आई। बहुत बढ़िया। इससे ये बात न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि अनुकरणीय भी है, यानी इससे लोगों को एक बड़ा वो मिलेगा, संबल मिलेगा कि भाई देखिए जो आपने बताया इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि सूफीज़्म और ये हमारा ये आध्यात्मिक जो सिस्टम है वो एक दूसरे के बड़े मतलब करीब है और उसको एक दूसरे ने एक्सेप्ट भी किया है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है जिस पर आपने शोध किया। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है और मैं आपको मुबारकबाद और मैं बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस तरह का अध्ययन करते हैं, फिर आपके जितने भी शौक हैं जी, या आप अगर किसी और विधा में सृजन कर रहे हैं, ये सारा इम्पैक्ट उस पर भी आता है। ये अध्ययन सिर्फ ये नहीं कि अध्ययन की जगह रह जाता है, बल्कि आप अगर कविता लिख रहे हैं, आप अगर फिक्शन में काम कर रहे हैं, नॉवेल लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, तो ये जो आपका एक दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, विस्तृत हुआ है, तो ये व्यापकता आपके हर तरह के सृजन में दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं शायद उस चीज़ को वहाँ भी लेकर आ पा रही हूँ। जो मेरी गज़लें हैं, जो मेरी शायरी है, उसमें भी वो सब दिखाई दे रहा है। उसका भी हमने ताज़ा असर देखा कि आपने जब गज़ल पढ़ी तो हमारी चंदा मैडम जो इमोशनल हो गई थी, तो ये पावर कहाँ से आया? ये कनेक्टिविटी उसी से बनती है। ये ड्यू टू दिस हैवीनेस, ड्यू टू दिस नींव जिसको कहते हैं, जो अपने जो बुनियाद है, जो आपके अंदर इन चीज़ों से आई है, जो अध्यात्म से आई है, जो सूफीज़्म से आई है और उनके सम्मिश्रण से आई है, जो आपने जिस पर शोध किया। और इतने शोध माने एक चीज़ बारीकी से आपने इतने वर्ष अध्ययन किया, तो ये सिर्फ कागजी नहीं था और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था कि हमको पीएचडी करनी। आप चाहती हैं तो पीएचडी किसी नहीं करते, मेरी जरूरत नहीं थी। किसी भी सब्जेक्ट पर छोटा सा हल्का सा सब्जेक्ट ले लेते, किसी को पकड़ के और वो पीएचडी हो जाती। लेकिन आपने ये एक योगदान आपका रहेगा हिंदुस्तान में। ये एक मेरे वाकई जो मैं शुरू से कह रही हूँ, मेरी जिज्ञासा की यात्रा है। पीएचडी मेरी आवश्यकता नहीं थी। तो यात्रा बड़ी सुखद रही कि जो चीज़ मैं चाह रही थी कि वो निकल के आए, वो उसमें निकल के आए। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको कहते हैं कि जो हम चाहें वो करें तो उसमें ज़्यादा
अपना भी फायदा है और हिंदुस्तान का, और जो पढ़ेंगे लिखेंगे उनका भी जी फायदा है। ये आपने एक एग्जाम्पल और कोट किया यहाँ पर सेकेंडली। जी, बस मेरा प्रयास है जी। ये अब बात मुझे आप बताएं कि आपने 3 भाषाओं में स्टडी की क्या, ऐसा मैंने सुना। जी, मेरा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में तो मास्टर्स है। जी, मास्टर्स मतलब एमए मास्टर्स एमए किया, किया एमए इन है, इंग्लिश, एमए इन उर्दू एंड और एमए इन अंग्रेजी, हाँ ये इंग्लिश, ये तो मास्टर्स हैं। मास्टर्स हैं। अलग है ये बात। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो शंकराचार्य और अद्वैत से संबंधित जितना भी साहित्य है जी वो संस्कृत में मिलता था। हाँ वही मैं बोल रहा क्योंकि अनुवाद कभी भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हूँ। नहीं होते। होता है, तो मूल मैंने पढ़ना, संस्कृत से उनमें मूल पढ़ना संस्कृत में पड़ता जी, और सूफिज्म का जितना था वो ज्यादा फारसी में है, जी जी। अच्छा, तो मैंने वो फारसी में फारसी पढ़ा। भी, फिर यहाँ तो संस्कृत फारसी भी। भी मैंने सीखी, फिर संस्कृत मुझे आती थी ओफ, क्योंकि मैंने बताया कि दयानंद आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ। हाँ तो वहाँ संस्कृत 12वीं तक थी, फिर मैंने बीए में भी जाके संस्कृत ली। तो संस्कृत मुझे पहले से आती थी। पर्शियन मैंने ज़रूर सीखी क्योंकि मुझे रूमी को और बाकी सूफियों को उसी भाषा में पढ़ना था। क्योंकि जब मैं अनुवाद पढ़ रही थी तो कई जगह अर्थ के अनर्थ मिलते थे। बिल्कुल सही बात। तो पीएचडी ऐसे नहीं की जा सकती। हाँ नहीं, बाकी चीज़ें आप एंजॉय कर लीजिए अनुवाद से, लेकिन जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही तथ्यात्मक ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो पर्शियन में, क्योंकि अब किसी भी चीज़ पे एक, अगर मान लीजिए अपन को शोध पेपर लिखना है या 1-2-4 पन्ने का लिखना है तो ऊपर ऊपर करके कलेक्टिव नहीं, फिर आपको जो आप लिख रहे हैं उसको हमेशा आपको प्रूव करना है। तो आप पहले खुद संतुष्ट होंगे, तब दूसरों को संतुष्ट करेंगे। इसलिए मैंने उसी भाषा में। तो हमको यहाँ ये जाके मालूम पड़ा कि मैडम 3 भाषा में पारंगत तो है ही, साथ में पर्शियन और संस्कृत और फारसी, तीनों मतलब कितना। ये देखिए, यानी दूर से देखने पर जो आदमी की जो सिंगल शख्सियत दिखती है कि भाई ये शायरा हैं, ये उर्दू की डायरेक्टर हैं, सिर्फ उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होता। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो हमारी एमआरसी के लिए भी एक उपलब्धि के रूप में होंगी, और जो सुन रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वरदान एक है कि ऐसी भी मतलब स्टडी हो सकती है और ऐसी भी पीएचडी हो सकती है जो हमारे वक्त से कहीं कोसों दूर हो, लेकिन हम उस पर जाके करते हैं। मैडम आप ये बताएं अब कि ये उर्दू शायरी का फिर कहाँ से आपका सिस्टम शुरू हुआ, ये कहाँ से लगा? देखिए, उर्दू शायरी तो मुझे विरासत में मिली है। अच्छा। मेरी दादी शायरा थी। उसके बाद मेरी 3 बहनें, आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ, अलीना इत्रा, डॉक्टर मीना नकवी, सब 3-4 बहनें मेरी शायरा। तो मैं भी नहीं बच सकती थी। हाँ, नहीं, कोई शक नहीं। तो शायरी के जो कीटाणु कहिए वो बचपन से ही थे। फिर वो निखारना और उसको डायरेक्शन देना फिर वो अपना ही काम होता है। विरासत में चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको उसकी दिशा और दशा खुद ही निर्धारित करनी होती है। तो वही जैसे मैंने कहा कि इतना पढ़ा कि भले ही वो गज़ल का एक जो मूड होता है ना, महबूब से गुफ्तगू, औरत से गुफ्तगू, सबसे पहले तो एक बगावत सी इस विषय को लेके आई मेरे अंदर, मेरा भी था कि गज़ल का कैनवस इतना सीमित क्यों है। जी जी जी। कि हम सिर्फ औरत की खूबसूरती, औरत की जुल्फ, औरत के रुखसार, हिज्र, विसाल, सिर्फ इसी पे बात क्यों कर रहे हैं। शायरी है और इतनी लोकप्रिय विधा है गज़ल, तो इसका कैनवस बड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस पे काम कर चुके, दुष्यंत ने काम किया, बहुत बशीर बट साहब ने काम किया, आप खुद काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैंने भी अपनी शायरी का कैनवस उससे बाहर निकालने की कोई ना कोई एक विमर्श होना चाहिए, कोई ना कोई एक बामकसद आपका कुछ होना चाहिए सृजन में भी। तो मैंने कोशिश यही की कि गज़ल को एक ऐसी जगह लेके चलें कि उससे भी लोगों को कुछ सबक मिले। तो आपने खुद देखा है कि मेरा स्त्री विमर्श सबसे ऊपर उभर के आता है, बिल्कुल उभर के आता है। और उसमें भी ये होता है कि स्त्री विमर्श में जैसे अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा आपकी बात स्त्री विमर्श से भी आगे निकल गई, आपके बारे में ये कहा गया। तो ये हो गया है कि हमें आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा वजूद ऐसा नेग्लेक्ट जैसा होता रहा है। आपको मालूम है, आप तो खुद शायर हैं, कि जो औरतें शायरी करती थी प्राचीन काल में, वो अपने लहजे में शायरी भी नहीं कर सकती थी। उनको अपना मतलब जो औरतों का, स्त्री का लहजा होता है, आ रही हूँ, जा रही हूँ, कह रही हूँ, ये भी अलाउड नहीं था। रहा है, जा रहा है, वो मर्दों के लहजे में शायरी किया करती थी कि या और खुद पढ़ती भी नहीं थी। या तो उनके अगर बहुत ही खुला माहौल है तो उनके शौहर पढ़ देते, उनके बेटे, वो उनकी शायरी यहाँ वहाँ पढ़ते थे, या ज़्यादा ज़्यादा रिसालों में और उसमें छप जाती थी। तो थोड़ा सा तो विद्रोह यहाँ से भी आया। अच्छा, घर में माहौल बहुत अच्छा था, हमने जो डिक्शन, जो लहजा अपनाया उसको घर में तो स्वीकृति मिली।
फिर जब हमें घर में स्वीकृति मिली तो एक बहुत अच्छा स्ट्रांग वो होता है कि आपका बैकग्राउंड अगर ऐसा है। हाँ, तो फिर हमने मंचों से और यहाँ से वहाँ से सब जगह काफी से कुछ काम किया। ये सारी चीज़ें, स्त्री विमर्श का मुद्दा ही हमने, उसकी उपलब्धियाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार, उसकी उपलब्धियाँ सभी कुछ शायरी में लाने की कोशिश की। और बस उसी तरफ मेरा ये सफ़र चल रहा है शायरी का। यही वजह है कि आपको मतलब आपके इसको स्वीकार भी किया गया और आपको इतनी दूर तक आपके तमाम इन शख्सियत के पश्चात जो शायरी निकली आपकी, वही उसी का असर है कि जो इतनी असरदार शायरी है कि आज आप देश विदेशों में जहाँ भी जाती हैं अपनी एक छाप छोड़ के आती हैं। और आपकी शायरी को हम जैसे लोग बुज़ुर्ग भी हैं, आपसे बड़े हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे नुसरत मेहंदी जो है शायरा हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं और उनके यहाँ कंटेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, कंटेंट की लड़ाई तो मेरी भी रही है। वरना उर्दू शायरी में लोग कहते हैं अरे यहाँ तो इश्क और उसकी बातें होती हैं, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, हम क्या करें। लेकिन आप जैसे हम ख्याल हैं, हम और आप इस मामले में हम ख्याल है, क्योंकि आपके यहाँ भी वैरायटी है और हमने भी हर मैटर को छूने की कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों सबको देखकर नए जमाने बिल्कुल। अभी आपके जो मजमुआ आया इसमें मैंने पढ़े आज अशार मैंने कोट भी किया आपके कि समाज सेवा से लेकर देश प्रेम, राष्ट्रीयता या फिर जो बिखराव है संबंधों का, उस पर आपकी पूरी आपने उस पर कलम चलाई है। और गज़ल के माध्यम से कहना ज़रा मुश्किल होता है जो आपने, क्योंकि गज़ल का एक फॉर्मेट होता है। आपको 2 मिसरों में अपनी पूरी बात कह देनी होती है। और कई बार जैसे आज ही एक कार्यक्रम में यही चर्चा हुई कि इशारे कनाए की ज़बान इसको कहा जाता है, मतलब संकेतों की भाषा। लेकिन ये संकेत कभी कभी इतने गलत हो जाते हैं कि शायर कहना कुछ चाह रहा है, पाठक आपका या श्रोता समझ कुछ और रहा है, बात कहीं और चली जाती है। तो कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा संकेतों से बात करना भी नुकसानदेह है। तो कई बच्चे हैं, आदर्श हैं, ये लोग थोड़ा बराह रास्त भी शायरी कर लेते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि ये एक अच्छा इशारा है कि लोग जो बात हम कह रहे हैं वही समझें। जैसे मैं अपना आपको उदाहरण देती हूँ, स्त्री विमर्श में मुख्य धारा में लाने के लिए स्त्रियों को कई बार विद्रोह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा मुखर ना हूँ तो लोग उसे राजनीति के विरुद्ध मान लेते हैं और फिर उस पे आपत्तियां होने लगती हैं। तो हर बार मैं सफाई क्यों दूं? नहीं दूं। सफाई देने से अच्छा ये होता है कि आप अपना एक डिक्शन तैयार कर लीजिए। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल। डिक्शन तो तैयार हर इंसान करता है, लेकिन अब शायरी की अपनी, आप जो जानती हैं, कई मजबूरियाँ रहती हैं अपने, उसमें हिमायत भी ज़रूरी है और इस हद तक ज़रूरी है कि बात भी चली जाए और सीधी जाए, ये भी ज़रूरी है। ये चाबुक दस्ती तो बस वही है कि क्लिष्टता ना हो, चाबुक दस्ती तो या कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी के तो 100% खिलाफ। आपके यहाँ सादापन बहुत है, बिल्कुल सादापन है। सादगी लाना ही सबसे बड़ी रियाजत और ये कहा जाता है कि आसान कहना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जी, आप कठिन शेर कोई भी बना लेगा, लेकिन आसानी से अपनी बात कह देना ये बहुत उस्तादी कमाल होता है, बड़ी मुश्किल से और उम्र के बाद आता है। जी हाँ। अब आप ऐसा मानती हैं क्या? मेरा भी मतलब आपसे पुराना अनुभव है, लंबा अनुभव है, 2-5 साल ज़्यादा ही मेरे ख्याल से मैं इस फील्ड में रहा। तो पहले तो आलोचक हुआ करते थे, खूब क्रिटिक हुआ करते थे। उर्दू के भी मेरे को कई नाम याद हैं जो बाकायदा यही देखते रहते थे, किसी किताब आई हम उस किताब पे लिखेंगे, इनकी किताब आई हम उस पर लिखेंगे, उसकी किताब आई। अब लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आलोचना पे बात करूँगा, क्योंकि हमने लिखा, आपने लिखा, यदि उसकी आलोचना नहीं हुई तो वो रह जाएगा। आलोचना होनी चाहिए, उससे शायर को भी मालूम पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और समाज को भी मालूम पड़ता है कि अब शायरी किस दिशा में जा रही है, या क्या अच्छा है क्या बुरा है। आलोचना न होने से वो उस चीज़ की वो नहीं हो पाती है, वैल्यू भी कम हो जाती है और सामने नहीं आ पाता है कि एक्चुअली मामला क्या है। तो आपका इस मामले में क्या ख्याल है? स्पेशली देखिए, आलोचना की आवश्यकता हुई इसीलिए थी कि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो जो हमारा लेखक है, शायर है, कवि है, वो उसके यहाँ थोड़ी सी सहनशीलता कम हो गई है। और चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वहाँ जो लाइक और कमेंट्स आजकल मानक बन गए हैं ना, तो उसमें हमें आत्म अवलोकन का मौका ही नहीं है। वो लाइक कमेंट्स आप देख के समझ जाते हैं कि हमारा काम तो मुकम्मल हो गया। अब पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है और समीक्षा और आलोचना तो छोड़ ही दीजिए, बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। नया युवा कई बार सुनना ही नहीं चाहता। पुराने लोग तो अपने
सीनियरिटी के दंभ में नहीं सुनना चाहते हाँ, अब। हाँ। और नए लोग वो जो लाइक कमेंट और उसका जो एक बन गया है मानक, उसकी वजह से उसी ये वजह सुनना से, चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी शायरी या आपका सृजन अपरिपक्व रह रहा रह है, जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा आप है। काम ही नहीं कर पा रहे जिस दिशा में आपको काम करना करना चाहिए। चाहिए। हम लोगों ने बहुत बहुत आलोचना सही है, क्योंकि हमारी दादी खुद शायरा थी जैसे मैंने बताया हाँ, आपको, तो वो तो जो सही है सही, बाकी रिजेक्ट करो। आपके बारे में आज ये बात हुई कि 30 शेर कहते हैं, हाँ। उसमें से 5 खुद ही सिलेक्ट करते हैं। ये आसान बात है। हम सारा कूड़ा कचरा अपने सृजन में रखे रहेंगे तो किस तरह से आप अपना कोई मकाम बना पाएंगे और कैसे सिखा पाएंगे नई नस्ल को। मैं भी बच्चों को यही बताता हूँ मैडम। तो ये सहनशीलता पैदा होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। इसकी वैल्यू, इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है कि आलोचना का अपना महत्व है, उसको बहुत ही सहृदयता से स्वीकार करें बच्चे। यहाँ मैंने देखा कि अभी हिंदी में तो आलोचना का थोड़ा बहुत सिस्टम शुरू हो रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गज़ल पर नज़र रखते हैं, भला ही उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन वो शायरी समझते हैं और शायरी पे बाकायदा उनकी पकड़ है, सब कुछ है। और आज तो आजकल तो आप जानती हैं कि लैंग्वेज मतलब उसकी लिपि जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको आती है या नहीं आती। शायरी कर रहे हैं 90% लोग, बल्कि और ज़्यादा होंगे जिनको उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती, रस्म ख़त नहीं आता, लेकिन वो बाकायदा हमसे भी आपसे भी अच्छी शायरी को कर रहे हो। आपने बहुत अच्छी बात कही। इस आपके माध्यम से और आपके माध्यम से ये ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा का अगर आप सीख लेते हैं रस्मुल ख़त, लिपि या तलफ़ुज़, जी, तो उससे आपका जो खुद का सृजन है वो समृद्ध ही होता है। हाँ, समृद्ध होता है। भाषाएं आप जितनी ज़्यादा सीख लेंगे उससे आपका जो सृजन का मैदान है वो बहुत समृद्ध होता है। जी, जी। तो भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। आपको अनुवाद के माध्यम से पढ़ना है, अनुवाद के माध्यम से पढ़िए। दूसरी भाषाओं का साहित्य पढ़ते रहिए, वो आपके लौट फिर के आपके सृजन में आता आएगा है और वो आपके जो दृष्टिकोण है उसकी व्यापकता भी दिखाई देने दिखाई लगती देती है। वरना कुछ गिने चुने मौजूआत होंगे, गिने चुने टॉपिक्स होंगे जिन पर आप शायरी शायरी करेंगे, करते रहेंगे। एक कोने में बैठे हुए, बस तो खत्म। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं नहीं बनने बनेगी। वाली। तो रस्मुल ख़त भी सीखिए, इसके अलावा तलफ़ुज़ भी सीखिए। जी, आप किसी भी मैदान में काम करें, जो उच्चारण है आपका, वो तो सही अगर होना वो साफ़ सुथरा है तो आप बेहद कामयाब होते हैं उससे और खींचते हैं। एक ऑडियंस आपकी होती है जो वो सीधे यही कहती है कि आपकी ज़बान बहुत साफ़ है, साफ है, आप लफ्ज़ों को बहुत अच्छी तरह, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू। उर्दू हो कोई भी हो। कई बार तो हिंदी में भी उच्चारण हाँ, सही नहीं उच्चारण होते की ना, ज़रूरत रहती तो है इस ना। पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत खूब। अच्छा, उर्दू जैसा भी ये टॉपिक चल रहा था कि अब तो मतलब इतना मतलब आज़ादी है लोगों को कि यदि उर्दू रस्मुल ख़त नहीं आता है तब भी वो शायरी करके वो बराबरी से खड़े हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने एक जगह लिखा था, ट्रिब्यून में मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने लिख दिया, मैंने कह दिया, फ़ोन से हुआ था वो इंटरव्यू, तो टेलीफोनिक मैंने कह दिया कि अब जो उर्दू जो है जिसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो अब वो देवनागरी लिपि में ज़िंदा रहेगी। मैं तो उसने टाइटल बना के छाप दिया कि उर्दू जो है वो देवनागरी में ज़िंदा रहेगी मिजाज। इतने उसके बारे में एंटी कमेंट और वो आए कि क्या बताएं। हाँ, नहीं, आपने असल में बात ऐसी कही कि उसके उसी शीर्षक से हाँ, एक सनसनी फैल सकती थी, तो वही लिया गया। वो ही लिया गया। इसमें भी मैं ये ज़रूर, मैंने जैसे इससे पहले यही कहा कि रस्मुल ख़त अगर सीख लेंगे, उच्चारण अगर सीख लेंगे तो भाषा आप ही की समृद्ध होनी है। हाँ, और क्या। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी भी कारण से आप भाषा नहीं सीख पा रहे, लिपि नहीं सीख पा रहे हैं, फिर भी आप उर्दू में शायरी कर रहे हैं, तो ठीक है ना, उर्दू फिर भी आ तो रही है ना आपके पास, उसको रिजेक्ट मत करिए। मैं कई बार देखती हूँ कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, या उर्दूदा तबका जो है, वो ऐसे लोगों की पूरी शायरी को ही रिजेक्ट कर देता है कि जिनको उर्दू रस्मुल ख़त नहीं आती। हाँ, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। उनका जो भी है वो कर तो रहे हैं ना, पढ़ तो रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं से तो पढ़ के आ रहे हैं ना। उनसे ये ज़रूर कहिए कि आप ज़बानें सीख लीजिए, लेकिन अगर वो ज़बान नहीं सीख रहे तो जो उनका वर्तमान सृजन है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए इस बुनियाद पे कि उन्हें उर्दू नहीं आती या अंग्रेजी नहीं आती, तो उनका सृजन चलते रहे और उनका उत्साहवर्धन करना। बिल्कुल सही है। अपन आप तो आपका तो ये मतलब ऐसा नहीं रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ आपका तो ये बहुत ही बड़ी उदार दिली रही इस मामले हम में। जितने भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के माध्यम से करते हैं 52 जिलों में, इस समय हमारा पूरा एक नेटवर्क है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का। हर जिले में हमारा एक समन्वयक है। उन समन्वयकों के माध्यम से स्थानीय जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको मंच दिया जा रहा है, जिसका नाम है तलाश जौहर। तलाश जौहर में हमने ये अनिवार्यता नहीं की है
कि आपको उर्दू रस्मुल ख़त आना चाहिए। हमने उनसे गुजारिश ज़रूर की है हाँ, कि अगर आप गज़ल लिख रहे हैं, गज़ल कह रहे हैं, तो उर्दू और सीख लेंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं सीख रखी तो हम आपको, जो हमारी प्रतियोगिता होती है तलाशे जौहर की, उससे वंचित नहीं रखेंगे। और वो आते हैं, उसमें जीतते हैं, उनको मंच मिलता है, बड़े बड़े मंच मिलते हैं। फिर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये एक अच्छी बात है। और मेरा भी यही कहना था, उस अखबार में भी यही कहना था कि भाई वो कुछ भी हो, चाहे वो देवनागरी में आ रही हो, चाहे किसी में आ रही हो, उर्दू के शब्द तो जिंदा रहेंगे। उर्दू के शब्द आज अगर मान लीजिए उर्दू के शब्द मुझे सब याद है, तो किसी दिन मैं उसका स्क्रिप्ट भी सीखूंगा। आज नहीं सीखूंगा तो मैं चौर होने के बाद सीखूंगा। बिल्कुल इसी तरह की बात है वो, कि जो लोग ये नहीं कहते हैं कि मुशायरों से क्या उर्दू का फ़रोग हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुशायरों में भी पढ़ी तो उर्दू ही जा रही है, शायर उर्दू ही पढ़ रहा है ना, उर्दू में बोलेगा। और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस आती है वो मुशायरों में ही आती है, कोई शक नहीं। तो उर्दू से कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा माध्यम तो मुशायरे ही है। मन से बड़ा माध्यम। आप सेमिनार और व्याख्यान में देखिए कितने लोग होते हैं। अच्छा, और किताबों में जो हिंदी की किताबें आती हैं उसमें भी देवनागरी में गज़ल छपती है, और बड़े बड़े शायरों की छपती है, और मीर गालिब से लेके हम और आप सबकी छप रही है। मुझे तो लगता है देवनागरी में जब से छपने लगा है ना, तब से पहुंचने भी लगी, नौजवान नस्ल जो है वो ज्यादा राग़िब हुई है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो संशय है भी नहीं कहीं से भी। बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपसे चाहता हूँ कि और आज के माहौल पे जो भी आप चाहें हम बस यही मेरा कहना है कि कुछ एक बैलेंसेस होते हैं, संतुलन होते हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे मूल्य हो, भाषा हो, सब में उस संतुलन का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने संस्कार भूलने नहीं चाहिए अपने। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय दृष्टि से जब साहित्य की सृष्टि होती है तो मैंने देखा है कि वो बहुत कामयाब होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अपनी भारतीयता की दृष्टि को हमेशा बना के रखिए। वो चाहे साहित्य की कोई विधा हो, आप उसमें अगर काम कर रहे हैं, वैसे तो हम वैश्विक दृष्टि वाले लोग हैं, लेकिन उसके पीछे भी अगर भारतीयता हो तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर आपके यहाँ जो कंटेंट है वो निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करेगा पूरे विश्व में, और कर रहा है। वाह। चाहे आप दूसरे मैदान देखिए, योग देखिए। हमारे यहाँ का योग दुनिया का कौन सा देश है जहाँ नहीं गया, जहाँ नहीं हो रहा है। कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, और जो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय दृष्टि सर्वोपरि रखी जाए अपने साहित्यिक सृष्टि में। तो मैं तो अभी संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि मैडम के अभी हमने सिर्फ 2-4 ही आयाम और 2-4 ही रूप देखे हैं, लेकिन मुझे मालूम है इनकी तह में अभी बहुत सारे ख़जाने हैं और बहुत से इनके कार्य हैं जो अभी भी शायद इतने छोटे से वक्त में पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं ऐसी शख्सियत को सलाम करता हूं और बहुत उनका शुक्रगुजार हूं कि आज हमारे ज़रा से आग्रह पर EMRC में आप आए और आपने इतनी बातें बताई गहराई से, और ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होंगी, और नई पीढ़ी इस चीज़ को समझेगी कि उर्दू क्या है, हिंदी क्या है, शायरी क्या है, करना क्या है, और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का जानना क्यों ज़रूरी है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि फिर कभी ये इट इज़ नॉट एन एंड, ये कोई अंत नहीं है। फिर कभी आप आएंगे तो हम आपको फिर जहमत देंगे और आप EMRC में फिर एक बार हमारे साथ बैठी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सुनने वालों का। धन्यवाद। धन्यवाद। अर्ज किया है कि अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। मसलहत छोड़, ज़रा इश्क में आसानी कर। मसलहत छोड़, ज़रा इश्क में आसानी कर। और तू मेरा है तो ज़रा ध्यान रखा कर मेरा।